न्यूटन का बना रहा है, कितना का बना रहा है 15 न्यूटन का। तो इंजन के कारण इधर फोर्स लगेगा 15 न्यूटन, ठीक है, और इसके कारण किसमें इधर फोर्स लगेगा कितना 10 न्यूटन। कुल मिलाकर इस पे फाइनली एक फोर्स होगा कितना 40 न्यूटन का, और ये 40 न्यूटन होगा। अब ये क्या करेगा, वेलोसिटी को क्या करेगा आपके इंक्रीज करेगा, और अभी भी इस पे फोर्स क्या लग रहा है, अनबैलेंस फोर्स ही लग रहा है। तो अनबैलेंस फोर्स का मतलब ये नहीं होता कि वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, वो डिक्रीज भी कर सकती है और इंक्रीज भी कर सकती है। अब वो डिपेंड इस पे करता है कि जो अनबैलेंस फोर्स है वो किधर लग रहा है। अगर वेलोसिटी के डायरेक्शन में लगेगा तो क्या होगा, जो नेट फोर्स, सॉरी अनबैलेंस फोर्स नहीं, जो आपका नेट फोर्स है वो किधर लग रहा है। तो अगर वेलोसिटी के डायरेक्शन में लगेगा तो क्या इंक्रीज, और अगर वेलोसिटी के अपोजिट लगेगा तो क्या डिक्रीज। टाइम कुछ बचा है क्या अभी, कितना है टाइम 20 में, हाँ तो देख लेंगे हम लोग, आगे का टॉपिक देख लेंगे, ठीक है। चलो बात करते हैं हम लोग किसका, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। न्यूटन फर्स्ट लॉस ऑफ मोशन, ठीक है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। देखो ये जो होता है थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं अभी, पहले न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या है, उसके बाद हम लोग इसकी डेफिनेशन पे हम लोग आते हैं, ठीक है। तो देखो ये क्या कर देखो, न्यूटन फर्स्ट लॉ के पहले हमें फोर्स का डेफिनेशन पता नहीं था। न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है उसी ने हमें क्या बताया, फोर्स क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग बताते हैं इट डिफाइन फोर्स, इसने हमें क्या डिफाइन किया, फोर्स को डिफाइन किया, फोर्स को डिफाइन किया। तो फोर्स को डिफाइन किया, फोर्स क्या होता है, तो मतलब किसी चीज की क्वालिटी को डिफाइन किया, क्वालिटी को डिफाइन किया ना, क्वालिटी। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्वालिटेटिव लॉ भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, क्वालिटेटिव लॉ भी बोलते हैं, मतलब क्वालिटी बताता है, मतलब फोर्स है क्या, ठीक है ना, उसके बारे में। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं आप लोग को, क्वालिटेटिव लॉ भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये आपका क्वालिटेटिव लॉ भी आता है। ठीक है, ये फोर्स को डिफाइन किया, और इनर्शिया, जो गैलीलियो ने जो इनर्शिया बनाया था ना, जो गैलीलियो ने जो इनर्शिया का बताया था, वो सेम चीज वही चीज न्यूटन ने क्या किया, अपने फर्स्ट लॉ में बोला। पर जो गैलीलियो का जो लॉ ऑफ इनर्शिया है, इसी को न्यूटन का हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट लॉ भी बोलते हैं। पर न्यूटन का हम लोग फर्स्ट लॉ क्यों बोलते हैं, मैं बताऊंगा उसके आगे किस में, क्यों नहीं इसको गैलीलियो के नाम से ये फेमस है। तो देखो गैलीलियो ने हमें ये बता दिया था कि कोई भी चीज अगर चल रही है तो चलती रहेगी, और कोई रुकी है तो रुकी हुई रहेगी, कोई रुकी हुई है तो रुकी हुई रहेगी। न्यूटन ने तो ये तो बताया ही, न्यूटन ने उस चीज को कोट तो किया ही, उनके जो स्टेटमेंट था उसको तो ये कोट किया ही कि जो चीज चल रही है वो चलती हुई रहेगी, और जो रुकी है वो रुकी हुई रहेगी, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगे। लेकिन इसके साथ साथ न्यूटन ने एक चीज और बता दिया, जानते हो क्या, गैलीलियो बस इतना बोल के रह गए थे, लेकिन उसके साथ साथ न्यूटन ने एक चीज और बता दिया। उन्होंने ये बताया कि चलो ठीक है, उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, अगर फोर्स लग रहा है, ठीक है, अगर एक कॉपी देना, चलो छोड़ दो, फोर्स लग रहा है, ठीक है, यानी अगर मैं बात करूं, ये एक बच्चे का एक खिलौना है, छोटा सा एक कार है, और एक ओरिजिनल कार है, ठीक है, एक ओरिजिनल कार है, इस पे फोर्स लगाना पड़ेगा
तभी ये मूव करेगी, रेस्ट में तो, और इस पे भी फोर्स लगाना पड़ेगा तभी ये मूव करेगी। चलो गैलीलियो का भी स्टेटमेंट था और न्यूटन का भी यही स्टेटमेंट था। पहला वाला एज इट इज बस जो गैलीलियो का था वही वाला न्यूटन ने रखा। तो इसको हम लोग न्यूटन के नाम से क्यों फेमस जानते हैं? अब देखो इस पे भी फोर्स लगेगा और इस पे भी फोर्स लगेगा, तो हम लोग एक ये भी तो पूछ सकते हैं कि कितना फोर्स लगेगा, कितना फोर्स लगेगा, कितना फोर्स लगेगा। तो जो फोर्स लगेगा वो न्यूटन ने बता दिया, F इक्वल टू किसके बराबर होगा, ma के बराबर। पर गैलीलियो ने F इक्वल टू ma ये चीज नहीं बताई, तो न्यूटन उसके अहेड निकल गए, थोड़ा सा उससे आगे तक जाके बताया। तो इसीलिए इन सबको हम लोग किस में कंसीडर करते हैं, न्यूटन्स के भी लॉ में आ जाता है, ठीक है। और ये जो सेकेंड लॉ है ना, देखो इसको मैंने बोला क्वांटिटेटिव, हाँ क्वालिटेटिव लॉ, क्या क्वालिटेटिव लॉ, ये आपको डिफाइन करेगा क्या, फोर्स। और ये जो सेकेंड लॉ होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्वांटिटेटिव लॉ। क्या बताते हैं हम लोग, क्वांटिटेटिव लॉ बताते हैं। मतलब ये मुझे डिफाइन करेगा, जो सेकंड लॉ मुझे डिफाइन करेगा, अगर किसी चीज पे फोर्स लग रहा है तो क्वांटिटेटिव, उसकी कितनी क्वांटिटी होगी, उसकी कितनी क्वांटिटी होगी, वो कितना मतलब कम होगा और कितना ज्यादा होगा, तो ये मुझे कौन बताएगा, सेकंड लॉ बताएगा। तो सेकंड लॉ आपका क्वांटिटेटिव होता है और फर्स्ट लॉ क्या होता है, क्वालिटेटिव होता है, ठीक है। It define inertia. So it is called law of inertia. So it is also, ठीक है ना, it is also called law of inertia। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोल देते हैं, law of inertia भी बोल देते हैं, ठीक है। और ये आपका क्या है, डिफाइन फोर्स करता है और इनर्शिया को बताता है, ठीक है। चलो चलो अब इसका डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं, इसका डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट लॉ का डेफिनेशन क्या है, इसका डेफिनेशन को हम लोग देख लेते हैं। If a body if a body in rest, then it always be in rest, and if a body in motion, if a body in motion, then it will always in motion in a straight line, ठीक है ना। देन इट विल ऑलवेज बी इन ए मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। अगर कोई बॉडी अगर मोशन में तो क्या करेगा, हमेशा क्या करेगा, मोशन में ही रहेगा और किसमें, एक स्ट्रेट लाइन में बना रहेगा, अपने डायरेक्शन वगैरह कुछ भी चेंज नहीं करेगा, ठीक है। अगर रेस्ट में तो रेस्ट में बना रहेगा। तो अनलेस it unless an external force act on the body, जब तक बॉडी पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, बस में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स आपका ना लगे, जब तक उस बॉडी में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है तो क्या होगा, अगर वो रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा, और अगर वो आपका मोशन में है तो क्या रहेगा, मोशन में बना हुआ रहेगा। क्लियर है यहाँ पे? चलो हाँ लिख लेना, ठीक है ना, मिल भी जाएगा, मतलब वैसे पॉज करके लिख लोगे, ठीक है।
अब हम आते हैं कुछ, चलो इसका एग्जाम्पल देखोगे कि चलो एग्जाम्पल हम लोग बाद में करेंगे, पहले न्यूटन सेकंड पे आ जाते हैं, ठीक है ना। न्यूटन सेकंड लॉ पे आते हैं। तो न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ने के पहले हमको एक चीज पढ़ना पड़ेगा, एक फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। किसके बारे में? मोमेंटम। किसके बारे में? हमको मोमेंटम बोल दूं या मैं बोल दूं क्या? लीनियर मोमेंटम, ठीक है। पहले इसका डेफिनेशन लिख लो। डेफिनेशन आपको मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखवा देता हूं, ठीक है ना। डेफिनेशन मैं कैसे लिखवा दूंगा आपको? मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखवाता हूं। उसके बाद हम लोग इसको फिजिकली थोड़ा सा समझ लेंगे कि ये मोमेंटम हमारा, ये फिजिकल जो क्वांटिटी है क्यों आया, इसकी रीजन क्या थी और हमको क्यों इसको बनाने की जरूरत पड़ी, ठीक है। मोमेंटम, और इसको जो डिनोट करेंगे हम लोग किससे करेंगे? पी से। और ये एक आपका वेक्टर क्वांटिटी होगा, ठीक है। ये आपका क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो यहां पे लेट सपोज करो कि एक मेरे पास एक मास है, एक मेरे पास क्या है? एक मास है, ठीक है। इसका सॉरी एक मास है, एक मतलब एक बॉल है जिसका मास कितना है आपका? m। जिसका मास कितना है? m। और इसके पास कुछ क्या है? एक वेलोसिटी है। इसके पास क्या है? एक वेलोसिटी है, ठीक है। इसके पास एक क्या है? आपकी एक वेलोसिटी है। तो इन दोनों के प्रोडक्ट को, मास और वेलोसिटी के ही प्रोडक्ट को हम लोग एक नई फिजिकल क्वांटिटी बनाया, एक नया फिजिकल क्वांटिटी बनाया। इन दोनों को जब हमने मिलाया तो एक नई चीज बनाया और उसका हमने नाम क्या रखा? मोमेंटम। जैसे लेट सपोज ये मान लो कि आप दाल एक अलग है और चावल एक अलग है, दोनों को सेपरेटली बनाते हो तो आप क्या बोलोगे? दाल चावल। लेकिन अगर दोनों को मिक्स करके बना देते हो तो क्या बोलोगे? खिचड़ी। अब उसका नाम ना दाल है ना ही चावल है। तो यहां पे ये दोनों आ गए हैं, आपके जो नई क्वांटिटी बनी है उसमें आपका मास भी और वेलोसिटी भी दोनों इन्वॉल्व हैं, और इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया? ना मास रखेंगे और ना ही वेलोसिटी रखेंगे, एक नया नाम, और उस नए नाम का हमने क्या नाम दिया? मोमेंटम। तो चलो, तो एक बॉडी है जिसके पास वेलोसिटी कितनी है? v, और मास कितना है? m है। क्लियर? अब यहां हम लोग बात करते हैं, देखो, इफ चलो, it is the product of mass and velocity of a body. It is the product of the mass and velocity of a body, and it is a vector. It is a vector quantity. अभी मैथमेटिकल समझ लो, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग उसका फिजिकल पे हम लोग आएंगे। तो इसको अगर मैं बोलूं तो m भी, बात समझ गए ना। अगर एक मेरे पास बॉडी थी जिसके पास मास की, उसका मास कितना था? m था, वेलोसिटी कितनी थी मेरी? v थी, यानी मोमेंटम जो होगा ये m v होगा, ठीक है। यूनिट क्या होगा इसका? यूनिट क्या होगा? अब देखो, हाँ, यूनिट के लिए हमको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। हम लोगों ने जब स्टार्टिंग में पढ़ा था तो यूनिट भी हमने काफी डिस्कस किया था। तो सिंपल सी बात है कि यूनिट लिखने के लिए हमको कुछ सोचना ही नहीं है। अगर मान लो इसकी यूनिट में लिखो तो ये किससे बन के बना हुआ है? मास से। तो मास की यूनिट क्या होती है? केजी। और इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। तो इसकी यूनिट अगर आपको लिखना है तो केजी मीटर पर सेकंड, ठीक है। चलो एक वर्क दे रहा हूं, डायमेंशन क्या होगा? हाँ, mlt-1। अरे इसका डायमेंशन क्या? मास का डायमेंशन क्या? m। मास का डायमेंशन क्या? m। और वेलोसिटी का डायमेंशन क्या? lt-1। तो आपका l और t-1, ठीक है। ये हो गया मेरा, क्लियर। अब चलो, ये तो हो गया आपका जो अभी आप ये मोमेंटम समझे हो। ये टोटली बताऊं, यहां तक मोमेंटम पूरा का पूरा बेकार है। यहां तक आप समझे हो और यहां से समझ के आपको लगता है कि मोमेंटम आ गया तो आपको कुछ नहीं आया, क्योंकि ये जो हम लोग एक्सप्लेनेशन देखा है ये पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन कैसा है? मैथमेटिकल। पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन कैसा है? मैथमेटिकल। अब थोड़ा सा हम लोग इसका फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये मोमेंटम हमको बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? लेकिन काम जो तुम्हारा होगा ना वो मैथमेटिकल से ही होगा। समझने के लिए थोड़ा सा फिजिकल से समझ लो, ठीक है। चलो,
ये कुछ ब्लैंक्स मैंने दे दिया, खाली जगह, ठीक है। और यहां पे सामने आप खड़े हुए हो, ठीक है। मैंने 4 पोजीशन रखा है, 1 2 3 और 4, ठीक है। चारों जगह पे आप खड़े हो, ठीक है। चलो, पहला जो है, आपको एक आपकी तरफ एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, आपकी तरफ क्या आ रहा है, एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, उसको आपको क्या करना है, रोकना है। उसको आपको क्या करना है, रोकना है, ठीक है। तो जो पहला ऑब्जेक्ट है, इसकी वेलोसिटी क्या है, बहुत ही हाई है, और इसकी वेलोसिटी क्या है, कम है। इसकी जो वेलोसिटी है, ये मेरी है 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 1 मिनट रुक जाओ, कितनी वेलोसिटी आपकी, 100 मीटर पर सेकेंड, 100 मीटर पर सेकेंड। और इसकी जो वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 5 मीटर पर सेकेंड, या छोड़ दो, 5 मीटर पर सेकेंड छोड़ दो, इसकी वेलोसिटी है 0.1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और इसकी कितनी है, 100 मीटर पर सेकेंड, 1000 टाइम ज्यादा है इसकी वेलोसिटी। चलो, बस में इसकी वेलोसिटी कितनी है, 0.1 मीटर पर सेकेंड, और इसकी 100 मीटर पर सेकेंड। किसको रोकना पसंद करोगे, क्या, किसको रोकना आप पसंद करोगे, जिसमें आपको कम फोर्स लगाना पड़े, जिसको आपको कम फोर्स लगाना है, डेफिनेटली इसको रोकना पसंद करोगे, 0.1 वालों को करते हुए, और 100 वालों को नहीं करोगे। चलो देखते हैं, फिर पीछे मत हटना, पीछे हटना मत, ठीक है। अब चलो, अब थोड़ा सा मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूं, ठीक है। ऑब्जेक्ट बनाता हूं, यहां पे एक छोटा सा जो चाबी लगाते नहीं है बच्चों वाला खिलौना, हाँ, एक कार है छोटी सी, एक बैटरी से चलने वाली एक छोटी सी क्या है, कार है। स्पीड कितनी है, 100 मीटर पर सेकेंड। हटना नहीं है तुम लोग अपने से, जो, ठीक है ना। और यहां पे क्या है, एक राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन है, ये किसको रोकोगे नहीं, किसको रोकोगे, किसको रोकोगे, क्यों, पहले तो इसका बोल रहे थे। अरे इसको रोको, सामने खड़ा हो जाओ, 0.1 मीटर पर सेकेंड है, क्या रोक सकते हो क्या, चलो। फोर्स किसमें ज्यादा लग रहा है, जिसकी वेलोसिटी कम है कि जिसकी वेलोसिटी ज्यादा है, जिसकी वेलोसिटी कम है। चलो, यहां से मुझे आंसर मिला, जिसकी वेलोसिटी क्या, डाउन, उसमें फोर्स क्या, हायर, यही ना, ये मिला ना। और जिसकी वेलोसिटी क्या, ज्यादा, उसकी वेलोसिटी क्या, उसमें फोर्स क्या, कम। ये वाला केस हो गया। अब चलो, अब ये चलो, ये तो खत्म करते हम लोग, अब नीचे आते हैं, ठीक है ना। चलो, अब देखता हूं तुम लोग का आंसर सही आता है कि गलत आता है, ठीक है। हाँ, यहां पे एक 100 केजी की, ठीक है ना, 100 केजी का एक मास है, ठीक है। एक 100 केजी का मास है, कितने का, 100 केजी का। और यहां पे एक मास है, इसमें भी एक मास है, कितना, 20 ग्राम का। कितना है, 20 ग्राम का। किसको रोकोगे, किसको रोकोगे, हाँ, भागना मत, किसको रोकोगे, 20 ग्राम को। क्योंकि अभी तुम्हारे पास नॉलेज आ गया है कि अगर मुझे मास ज्यादा होगा तो फोर्स क्या करना पड़ेगा, ज्यादा लगाना पड़ेगा। मास ज्यादा होगा तो फोर्स क्या करना पड़ेगा, ज्यादा लगाना पड़ेगा। ये आ गया ना, उसी नॉलेज के बेसिस पे बोल रहे हो ना। चलो बात करते हैं। यहां पे 100 ग्राम में मान लो एक ठेले पे एक रुई का पूरा, हाँ, एक ठेला है जिसपे पूरा हम लोग रुई का मान लो बोरा रखे हुए हैं, ठीक है। और ये तुम्हारे सामने आ रहा है इस ठेले से,
ये है एक रुई का बोरा है, कितने का? 100 kg का, ठीक है ना। इसको तो रोकोगे नहीं, तुम लोग किसको रोकोगे? 20 ग्राम वाला का। और 20 ग्राम कुछ नहीं है, ठीक है ना, 20 ग्राम कुछ नहीं है। एक बंदूक से निकलती हुई गोली है। हाँ, 20 ग्राम क्या है? कुछ नहीं है, एक बंदूक से निकलती हुई गोली है। किसको रोकोगे? नहीं, रोकोगे किसको? हाँ, किसको रोकोगे? क्यों? मतलब चेंज क्यों कर रहे हो बार बार, इतना मत पलटो। किसको रोकोगे? ऊपर वाले को, नीचे वाले को? तो यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं? यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि मास क्या है। मतलब हम लोग देख रहे हैं कि मास ज्यादा और फोर्स क्या? कम। और यहां पे हम लोग देख रहे हैं मास कम, फोर्स ज्यादा। अब बताओ, यानी फोर्स किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? अब तुमने ना, मास के ऊपर, मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है? क्योंकि अगर वेलोसिटी वाला बोलोगे तो ऊपर वाला, एग्जांपल ये क्या, एक छोटा वाला, एक छोटा सा बच्चे का टॉय, और क्या, ठीक है, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? एक कंफ्यूजिंग केस है, एक कंफ्यूजिंग केस है कि नहीं है? तो यानी जो फोर्स हम लोग, अगर किसी भी चीज को हम लोग रोक रहे हैं, तो वो फोर्स का जो इफेक्ट है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? कि मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ज्यादा मास होने से ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है रोकने के लिए, कि ज्यादा वेलोसिटी होने से लगाना पड़ा है? तो हमारा आंसर ये था, ना हमारा वो मास के ऊपर डिपेंड करता है और ना ही वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, वो दोनों के प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर? दोनों के प्रोडक्ट के ऊपर। और उसमें भी एक चीज और इंक्लूड करूंगा, रेट ऑफ चेंज, ठीक है ना, बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो उसका जो इफेक्ट हमको दिखेगा, ठीक है ना, वो दोनों का एक प्रोडक्ट होगा, एक दोनों के प्रोडक्ट बना, यानी हमको क्या मिला? एम भी मिला, ठीक है ना। और जो फोर्स हम लोग लगाएंगे, ये जो प्रोडक्ट जो हम लोग का एम भी हम लोगों ने देखा है ना, एम भी। अब फोर्स क्या होगा? फोर्स कुछ नहीं होगा, इसी का क्या होगा? रेट ऑफ चेंज होगा। यानी ये दो क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज, जहां पे ज्यादा होगा वहां पे मुझे फोर्स क्या करना पड़ेगा? ज्यादा लगाना पड़ेगा। और जहां पे ये कम होगा तो वहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा? कम लगाना पड़ेगा। कल इसको देख लेंगे हम लोग, ठीक है, फर्स्ट में। तो ये मोमेंटम हम लोग आगे बढ़ेंगे, सेकंड लॉ का कर लेंगे। तो इसलिए हमारी एक नई क्वांटिटी हमको क्या करना पड़ा? देना पड़ गया। और इसका हमने क्या नाम रखा? इसका हमने नाम रखा था क्या? मोमेंटम। बात समझ में आ गया? फिजिकली समझ में आ गया ना? तो ये चीज होती है, ठीक है।